नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं हिमांशु गुप्ता, ग्लोब कैपिटल के। हमारे साथ अजितेश मलिक हैं, रेलिगर ब्रोकिंग के। इशू दत्वानी हैं, फाउंडर हैं अनमोल ज्वेलर्स के। और डॉक्टर बीबी मेहता हैं, ईडी हैं सी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में एक बड़ा उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बाजार बड़ी तेजी मंदी के बीच से गुजर रहा है। तो अब सवाल यह है कि आज शाम के कारोबार में करना क्या, यह हम जानेंगे। लेकिन फंडामेंटली क्या अभी भी आगे के लिए तेजी ही है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बात हम बार बार पूछते हैं ताकि आपके जहन में जो भी सवाल हो आगे के आउटलुक को लेकर वो साफ हो जाए। और इशू दत्वानी साहब के पास पहले जाएंगे। दत्वानी जी, क्या लगता है आपको, गोल्ड और सिल्वर में अब थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग ट्रेंड हो गया है। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है और बहुत तेजी से नीचे आता है। तो क्या आगे का आउटलुक अभी भी इंटैक्ट है, तेजी का ही है या उसमें कुछ बदलाव आया है? क्या लगता है? देखिए, अभी क्या है कि जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था उससे पहले मुझे याद है, हम अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 40,000 42,000 के आसपास हम घूम रहे थे। 42,000 के आसपास एवरेज उधर चल रहा था। वहां से लेकर के 56,500 तक जो हम गए हैं, वो ग्राफ अगर आप देखें तो काफी मतलब वन साइडेड काइंड ऑफ अ ग्राफ था। तो कभी भी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, हमेशा बीच बीच में रिएक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। पर यहाँ पर क्योंकि वो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, पूरी दुनिया एक हिसाब से पैरालाइज हो गई थी, तो लोगों का पूरा जो ध्यान है वो गोल्ड पे था, क्योंकि इनसिक्योरिटी के टाइम पे गोल्ड एक बहुत ही अच्छा सिक्योर असेट माना जाता है। अभी जो हुआ है, दो बार ये चीज बढ़ी है और 2060 इंटरनेशनली 2060 डॉलर को टच करके फिर 1867 आ गई, फिर दोबारा ऊपर जाके 2010 तक जाके अभी वापस नीचे आई है, अभी करीब 1940 है। तो ये नॉर्मल तो नहीं कहा जाएगा, थोड़ा बहुत अबनॉर्मैलिटी है। पर यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग है, लोगों को अपने पोजीशंस जो ठीक करने हैं वो सारा कुछ है। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से अभी भी बुलिश रहना थोड़ा बेटर है। नवंबर दिसंबर तक मेरे ख्याल से प्राइजेस अप ही रहेंगे। दिसंबर के बाद हो सकता है एक बार जब वो ये वैक्सीन आ जाए और वैक्सीन का कमर्शियल प्रोडक्शन हो जाए और उसमें सफलता मिले, उसके बाद हो सकता है प्राइस थोड़े सॉफ्ट हो सके। पर मेरी ये राय है कि नवंबर दिसंबर तक बुलिशनेस की ही राय है मेरी। तो एक बात बताएं दत्वानी जी कि जब 56,000 का भाव गोल्ड ने टच किया था और अब मार्केट 52,000 के नीचे आ चुका है, तो क्या इस भाव पर कुछ डिमांड बढ़ी है? क्या रिटेल में लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए 56,000 के मुकाबले 52,000 पर? जी, सरप्राइजिंगली जी, ये सही बात, आ रहे हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते हमने कुछ बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स देखे हैं जो दिसंबर जनवरी में शादियां हैं, अभी वो बहुत ही खुलकर अपनी इंक्वायरी और जो जैसे माहौल लॉकडाउन से पहले था वैसे स्लोली होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट कल हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग दो ऐसे ब्राइडल क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट थी जहां पर शादी जनवरी 2021 में है। तो डेफिनेटली जो सेंटिमेंट है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा,
ठीक है, तो ये व्यू है आपका गोल्ड के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि सेंटीमेंट अब गोल्ड का सुधर रहा है, लेकिन आगे आपको फंडामेंटल गोल्ड के मजबूत दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया दत्वानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आज के कारोबार में गोल्ड में क्या करना है। और हिमांशु जी बताइए, 52,076 का लेवल है एमसीएक्स पर गोल्ड में, 1% से ज्यादा की गिरावट हम देख पा रहे हैं गोल्ड में इस वक्त। क्या आज शाम के लिए कोई ट्रेड लेना चाहिए गोल्ड में या नहीं? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, अगर ट्रेड की बात है आज के लिए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बना था। 51,800 के आसपास हमने देखा है कि रिपीटेडली पिछले 10 दिनों में काफ़ी बार गोल्ड के प्राइसेस वहाँ पर आके वहाँ से एक रिकवरी बनाते हुए देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग की बात है आज के लिए या कल तक के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल्स पे या फिर यहाँ से और 100 रुपये नीचे 51,900 के आसपास खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। एक बहुत स्ट्रिक्ट और एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 51,700 के आसपास। उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बैठा जा सकता है। अपसाइड में 52,500 52,700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन ये रहेगा मृत्युंजय कि अगर किसी कंडीशन में अगर डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी बनती है और गोल्ड $1920 का जो लो है वो काट देता है, और अपने यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस है 51,700 का, अगर इन लेवल्स के नीचे गोल्ड के प्राइसेस फिसलते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में और गिरावट दिखाएंगे, और हो सकता है 51,200 51,300 की तरफ एक डिक्लाइन देखने को मिले। और उस कंडीशन में अगर ऐसा होता है, तो जो हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस एक रेंज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोअर एंड पकड़ते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है राजेश का। पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर, मेरा कॉपर बाय है 528 के 2 लॉट। 528 पर 2 लॉट कॉपर आपने बाई किया है, ठीक है। हिमांशु जी बताइए क्या करना चाहिए इनको अब? मुझे लगता है मृत्युंजय कि इनको अपनी तेजी की पोजीशन में बना रहना चाहिए। 525 का एक अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे में, तो उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बने रहें। अपसाइड में 535 एक पहला रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर यहाँ पर प्राइसेस निकलते हैं तो 538 और 540 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इस बीच हमारे साथ जैन साहब जुड़ रहे हैं। पूछिए जैन साहब। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अपन को एमसीएक्स पे सिल्वर को टेंडर करना पड़ता है। अब मैंने क्या एक्चुअली हाजिर में खरीद लिया मार्केट से, तो अब उनका ऐसा है कि हाजिर में जो हमने खरीद और मैंने जो एमसीएक्स पे बेची है वो 999 वाली एक्चुअल प्योरिटी वाली सिल्वर है। हेलो, ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि यार अब मैं पूछिए। हाँ सर, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ले रखी है, अब इतना डिफरेंस आ गया है, तो मैं उसी सिल्वर को एमसीएक्स पे टेंडर करना चाहता हूँ। लाइक फॉर एन एग्जांपल, या तो मैं मेरे इंडिया में कहीं कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने जो इतने लो रेट में सिल्वर खरीदी थी एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी, मैं उसको प्योरीफाई करा के या उसकी ब्रिक बनवा के कहीं से मैं उसको टेंडर कर दूं कहीं, कुछ मेरे को इस तरह का प्रैक्टिकल सवाल पूछना था। ये सवाल तो आपने अच्छा पूछा है कि डिलीवरी में मतलब आप बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि लगा सकते हैं क्या। हिमांशु जी क्या मुमकिन है ये? और क्योंकि पैरामीटर अलग अलग होते हैं, एक्सचेंज की अपनी क्वालिटी का पैरामीटर अलग होता है और स्पॉट में जो इन्होंने खरीदा होगा वहां पर दूसरी क्वालिटी होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं प्योरीफाई करवा के और एक्सचेंज के स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर बना दूं सिल्वर को, तब ये क्या कहीं पे कुछ कर सकते हैं क्या टेंडर? माफ कीजिएगा मृत्युंजय जी, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जरूर आप शो देखते रहिए। तो मैं नेक्स्ट वीक जब भी इस शो पर आऊंगा तो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेकर फिर इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। बात है, मैं एक्सचेंज से भी बात करूंगा इस मुद्दे में और जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। अगला सवाल है सुरेश का। पूछिए सुरेश जी। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार, पूछिए। इस चैनल के बारे में जी सुन रहा हूँ, पूछें।
कि चना की 5 चने के हजार बारे तक में। हो जाएगा। ठीक है। और जितेश जी, ये सवाल बार बार आता है कि चने का भाव 5,000 रुपए तक कब तक जाएगा, तो क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद की जाए, क्या संभावना है? देखिए, पिछले 2-3 महीने से मैं तो पूरा बुलिश ट्रेंड मोड में हूँ। इनफैक्ट चना हो, गुआर हो या फिर किसी भी एग्री कमोडिटी हो, पिछले कुछ अभी इस वीक में थोड़ा सा करेक्शन आया है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो चने में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें फेस्टिव सीजन डिमांड भी रहेगा। और जिस तरह से, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कम बारिश हुई, फिर बहुत जगह एक्सेस बारिश हुई, फ्लड भी हो रहा है, तो उससे जो है जो भी खरीफ फसल है उसका क्या हाल है वो जानना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जिस तरह से इसका जो सपोर्ट करती है, जो एमएसपी बढ़ाती रहती है, उसके बाद जैसे नवंबर तक जो है जो प्रोक्योरमेंट है वो भी चलता रहेगा, क्योंकि करीब 80 करोड़ लोगों को चना भी देना है, तो उस हिसाब से इसकी डिमांड बरकरार रहेगी। मार्केट में आपने जैसे कहा कि 5,000, मैं तो बोलूंगा भी 4,400 से 4,500 तक का टारगेट इस महीने के एंड तक डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र कमोडिटी। अगर आप आज देखते हैं तो गुआर में भी कुछ करेक्शन हुआ, ऑयल कम्प्लेक्स में करेक्शन हुआ, लेकिन चने में बहुत ज्यादा डाउन आया नहीं है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। करेक्शन में बाई करके चल सकते हैं, करीब 4,360 के आसपास बाई करके चले। अगर छोटा स्टॉप लॉस लेना हो तो 4,324 का या फिर 4,300 के नीचे भी आप दे सकते हैं, और ऊपर में 4,440 का इमीडिएट टारगेट है। 4500 अगर ब्रेक करता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, फिर मार्केट में और तेजी आने की पॉसिबिलिटी है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं चने में तेजी है, इस पर आप नजर रखें। अगला सवाल है पवन का, हरियाणा से। पूछिए पवन जी। सर मेरे पास 100 कुंटल ये कोटल है कपास का। कपास, अच्छा ठीक है, ओके। बताइए अजितेश जी, कपास का स्टॉक है इनके पास, जानना चाहते हैं आगे भाव क्या रहेगा? ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर एनसीडीएक्स कपास अप्रैल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें करीब 1,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में करीब 1,100 का टारगेट है फिलहाल अभी हमारे पास। और जहां तक एनसीएक्स कॉटन का सवाल है, करीब अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो इसमें करीब 16,700 का लेवल चल रहा है। 16,400 450 का एक अच्छा सपोर्ट है। 17,120 अगर ब्रेक करता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, 17,500 से 800 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। मार्केट में कॉटन कपास दोनों में ही काफी तेजी रहनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट भी पॉजिटिव है। अगला अगला सवाल है राहुल का, इंदौर से। पूछिए राहुल जी। नमस्ते सर, मैं एक बड़ी दुविधा में हूँ। कल मैंने बाइंग की थी 52,500 में, और आज सब बोल रहे हैं कि सेल में है, नीचे जाएगा नीचे जाएगा। अभी हिमांशु सर बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा, बाइंग है। तो अभी क्या मैं रुकूं, क्या कहाँ पे निकलूं, क्या है, मेरे को इसकी राय चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी दुविधा दूर की जाएगी। लेकिन आपको बधाई हो, आप इंदौर से बोल रहे हैं और इंदौर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, तो इसके लिए आपको बधाई हो। इस बात पे ही आप खुश हो जाइए। गोल्ड तो ठीक है, रोज ऊपर नीचे होता है, लेकिन ठीक है। आप हिमांशु जी बताइए, 52,500 पर इनकी बाइंग है गोल्ड में, और ये दुविधा में है कि क्या करें, तो क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? जी बिल्कुल। देखिए मृत्युंजय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही सलाह दी थी कि 51,800 51,700 यहाँ पर एक बहुत क्रूशल सपोर्ट का काम कर रहा है। पिछले 3-4 बार से गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर आकर यहाँ से रिकवरी हमको उन प्राइसेस में देखने को मिली है। तो इसलिए मेरी सलाह इनके लिए रहेगी कि जब तक 51,700 51,750 के ऊपर यहाँ पर कीमतें हैं, अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहिए। इन केस 51,700 के नीचे यहाँ पर प्राइसेस निकल जाते हैं और इस पोजीशन का स्टॉप लॉस हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 51,200 50,900 इन स्तरों तक प्राइसेस फिसल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मृत्युंजय जी, मैं यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफा जो करेक्शन यहाँ पर गोल्ड में हायर लेवल से देखने को मिली थी, जहां पर लगभग गोल्ड के प्राइसेस जो थे वो 50,000 तक फिसल गए थे। उसके बाद हमने तुरंत, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर पेंट अप डिमांड थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी जो साइड में वेट कर रही थी किसी भी डिक्लाइन का, तो तुरंत जैसे ही प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली, वहां पर काफी सारी खरीदारी देखने को मिली, और इमीडिएटली 5-7-10 ट्रेडिंग सेशन में ही 50,000 का भाव वापस से 54,000 तक हो गया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि प्राइसेस एक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकते हैं, जहां पर वो एक रेंज और एक वो दायरा बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपसाइड में जैसे कि 54,000 से यहाँ पर कीमतें फिसली हैं,
डाउन साइड में अगर 51,700 नहीं कटता तो हो सकता है कि यही फिलहाल के लिए लो बन जाए, लेकिन अगर ये लो कट जाता है तो यहाँ से 700 से 800 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है और लगभग 51,000 तक कीमतें गिर सकती हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पर जरूर प्राइसिंग है और पॉजिटिव हैं, लेकिन बावजूद इसके शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्राइसेस एक फ्रेश फ्यूज का वेट करेंगे और जब तक कोई बड़ा ट्रिगर निकल के नहीं आता तो हो सकता है कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए एक रेंज यहाँ पर प्राइसेस पकड़े। मृत्युंजय जी ठीक है। अगला सवाल है नीलेश का लातूर से। पूछिए नीलेश। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हमने एक 80 क्विंटल सोयाबीन होल्ड किया हुआ है, तो सर ये सोयाबीन एक 8-10 दिन में इसका रेट में कुछ बढ़ोतरी हो सकता है क्या सर? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। स्पॉट में आपके पास माल है सोयाबीन का, क्या सुझाव है अजितेश जी आपका? संक्षेप में बताएं कि 8-10 दिन में सोयाबीन के दाम बढ़ने वाले हैं क्या? मुझे ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है सोयाबीन आरएमसी दोनों में। इनफैक्ट अगर आज देखते हैं तो सोया ऑयल और सीपीओ में करेक्शन आया है, जबकि सोयाबीन एकदम मोरलेस वहीं पे अभी चल रहा है। मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है। 3,816 का लेवल देख लीजिएगा। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट वो ब्रेक करता है तो 3,880 और लॉन्ग टर्म मुझे अभी भी 4,000 का टारगेट लग रहा है। और लोअर साइड में करीब 3,740 से 750 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे ऑयल कॉम्प्लेक्स भी जो है सीपीओ सोया आरएमसी में मुझे बाद में तेजी लग रही है, तो करेक्शन में बाई करके चले। जो लेवल मैंने बताया वो लेवल मेंटेन कीजिएगा। 4,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगला ठीक है अजितेश जी, ओके। अगला सवाल ओम का है मेरठ से। पूछिए ओम। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है कि मैंने सोना 30 ग्राम लिए हुए था 25,800 के रेट में। 25,800 के रेट में सर मैंने सोना लिया था। हाँ सर, 25,800 के रेट में मैंने गोल्ड लिया था 30 ग्राम। हाँ तो सर मैं अभी लोन लिया हूँ 2 लाख रुपए पर्सनल, तो मैं चाह रहा हूँ क्या सर उस सोने को बेच के मैं अपना पर्सनल लोन चुका दूं? बात तो आपने पते की पूछी है और बहुत सस्ते भाव पर आपने गोल्ड लिया था। 30 ग्राम मतलब 75,000 में आपने लिया था और अभी 30 ग्राम का रेट कम से कम अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए तो मिलेगा। तो क्या सुझाव हिमांशु जी आपका कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख का इनका पर्सनल लोन है तो 1.5 लाख रुपए गोल्ड बेचकर चुका दें या थोड़ा और वेट कर लें तो पूरा 2 लाख रुपए चुक जाएगा गोल्ड बेचकर? क्या सुझाव है आपका? मृत्युंजय जी, ओम जी को मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपके पास कोई और विकल्प है तो कोशिश कीजिए कि वहां से आप अपना पर्सनल लोन उतारें, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरा मैं मतलब एक काफ़ी एग्रेसिव बात बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी आपको 25,000 का भाव देखने को मिलेगा। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये सोने की इन्वेस्टमेंट है और सुनहरे भाव पर है, इसमें बने रहिए, इसको बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगले 1 से 1.5 साल में हो सकता है कीमतें आपको 65,000 के पार जाती हुई नजर आए। तो फिलहाल मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने सोने के निवेश में बने रहिए और अगर पॉसिबल है तो अपना पर्सनल लोन किसी और तरह से उतारने की कोशिश कीजिए। मतलब हिमांशु जी आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि जितना आपका इंटरेस्ट जा रहा होगा पर्सनल लोन में उससे ज्यादा आपको रिटर्न गोल्ड में आगे मिल सकता है। तो अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है, विकल्प है पैसा चुकाने का, कर्ज चुकाने का, तो आप चुका दें, गोल्ड में बने रहें, यहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है विकल्प तब तो आप फायदे में हैं ही, बेच के चुका दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का। एडिबल ऑयल और खासकर की जो तिलहन का उत्पादन है वो देश में कैसे बढ़े, इसको लेकर लगातार बात तो होती है, लेकिन अब तक कोई कंक्रीटली या कोई फाइनली कोई इस पर एक राय बनी नहीं है कि किस तरह से ये उत्पादन बढ़ाया जाए और इसके ऊपर फोकस किया जाए। हमारे साथ CKED डॉक्टर बीबी मेहता जुड़े हैं इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा और इसको लेकर सी ने एक बड़ी तैयारी की है कि इंपोर्ट को कैसे कम किया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। मेहता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए नई प्लानिंग आपकी क्या है, 3 महत्वपूर्ण बात क्या है जिससे उत्पादन भी बढ़ जाए, इंपोर्ट भी हमारा कम हो जाए, बताइए सर। देखिए पहला तो एक चीज ये है कि शिफ्टिंग ऑफ एरिया। आज एक हमारे सामने वीट का इतना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और मस्टर्ड का काफी कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसे अभी शुगर का भी बताया
कि शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा है तो शुगर का एरिया शिफ्ट करना जरूरी है। नीति आयोग ने भी कमेंट की है कि भाई शुगर के किसान को इंसेंटिव देके दूसरे क्रॉप पे लेके जाए। वही तरह पंजाब और हरियाणा का किसान जो गेहूं पैदा करता है उनको शिफ्ट करके ऑयल सीड में लाना चाहिए। मस्टर्ड में अगर हम यहाँ 10-15 लाख हेक्टर अगर वो शिफ्ट कर पाए तो काफी कम से 20 लाख टन आपको ज्यादा मस्टर्ड मिल सकता है। दूसरा आपके सामने पड़ा है ऑयल पाम, लंबे रेस का घोड़ा है। मगर आज हम 3 लाख हेक्टर ही जो है एकरेज ऑयल पाम में, कम से कम 5 लाख हेक्टर और ऐड करना चाहिए अगले 5 साल में। अगर हम 8 लाख हेक्टर पे पहुंच गए तो 10 साल के बाद हर साल 25 लाख टन आपको तेल मिलेंगे। तीसरा आपके पास है नॉन ट्रेडिशनल ऑयल, जैसे राइस ब्रान है, कॉटन है, मेज है, सीबोन ऑयल सीड्स है, वो कम से कम 10 लाख टन और तेल दे सकता है। तो ऐसे काफी एरिया है जहाँ तेल की मात्रा बढ़ सकती है। और चौथा प्रोडक्टिविटी, अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाए 100 किलो हेक्टर पर ईयर अगले 5 साल तो 30 लाख मिलियन हेक्टर जो हमारी आज जो है उसका हेक्टर है, उसमें अगर 500 किलो बढ़ जाए तो 15 मिलियन टन और क्रॉप मिल सकता है। तो टोटली जो 30 मिलियन का आज क्रॉप है वो 45 मिलियन हो सकता है। ये पूरा हमने एक एक्शन प्लान बना के परसों सेक्रेटरी कोर्ट के सामने रखा था। ही ऑल्सो एप्रिसिएटेड के भाई काफी सजेशन दिए हुए कि क्या क्या आपको करना चाहिए ताकि हमारा इम्पोर्ट कम होते जाए और लोकल एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो देखिए वो थोड़ा विद ड्यू रिस्पेक्ट 2 साल से ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का ड्राफ्ट तैयार है, अनफॉर्चुनेट अब तक वो अनाउंस नहीं हुआ है। उसमें काफी रिकमेंडेशन है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी वो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करे ताकि यहाँ का प्रोडक्शन बने। गवर्नमेंट भी चिंतित है 2 साल से कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम भी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि 10 साल में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोल रहा है, मगर लोकल जो ग्राउंड लेवल पे इतना एक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में अजितेश, आपसे एक सवाल और, आपने चने की बात की, ग्वार का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? ये पूरा भी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में भी थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया राजस्थान में, इसलिए हल्का सा करेक्शन आया है। 4030 से 4050 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में गुआर सीड में, और ऊपर में 4120 अगर ब्रेक करता है तो 4200 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सिमिलरली अगर गुआर गम की भी बात करते हैं तो गुआर गम में भी करीब 6280-300 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ऊपर में 6500 का टारगेट है। ट्रेंड पॉजिटिव है दोनों में। ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ग्वार सीड में भी, ग्वारगम में आपको लगता है कि यहां पर तेजी रहेगी। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्रूड में मुझे लगता है कि खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 3250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 3150 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आपकी कॉल अजितेश जी। मुझे चना बाई लग रहा है। सितंबर 15 4360 के आसपास चल रहा है, यहीं पे बाई कर सकते हैं। 4324 का स्टॉप लॉस है और 4440 का इमीडिएट टारगेट है, 4500 का एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। 527 के लेवल पर कॉपर में खरीदारी की राय रहेगी, 525 के स्टॉप लॉस के साथ। 531 532 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।